नमस्कार, आप देख रहे हैं AFT 24/7 और आज मारवा स्टूडियोज़ में मनाया जा रहा है 9th ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक और इसमें फैशन एग्ज़िबिशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एग्ज़िबिशन, फूड एग्ज़िबिशन, विभिन्न प्रकार के एग्ज़िबिशन का आयोजन किया गया है और देश और विदेश दुनिया भर से इसमें अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। और इसी के बीच हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ डॉक्टर कुणाल सेठ जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहला तो मैं यही पूछूँगा कि आपको मारवा स्टूडियोज़ में आकर के कैसा लग रहा है? ये मेरा मारवा स्टूडियो में सेकंड विज़िट है एंड बहुत ही मेस्मराइज़िंग एक्सपीरियंस था। ख़ास करके जैसे मैं डॉक्टर मारवा को जानता हूँ, तो उनके अंदर जो एनर्जी है, वो क्लियरली दिखता है कि वो बच्चों के अंदर ट्रांसमिटेड है एंड जिस अंदाज़ में ये सारा इन्होंने कंडक्ट किया है, वो ये तो मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड था। अ, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की और अपने इनोवेशंस और जो नए-नए तरीके से चीज़ों को पेश करने की, तो इसमें एकदम दे स्टैंड रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। सर, तो अगला मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो होटल मैनेजमेंट का जो सफ़र था, ये आपने शुरू कैसे किया? शुरू तो क्या करना था 10th किए 10th के बाद 12th किए एंड साइंस स्ट्रीम से मैं कर रहा था, तो साइंस के सब्जेक्ट्स थोड़े से मेरे को डिफ़िकल्ट लगते थे और मुझे तो मतलब पीयर प्रेशर भी होता है, पैरेंटल प्रेशर भी होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सोचा कि मैं अपना पैशन फ़ॉलो फ़ॉलो करता हूँ। तो कुछ इनोवेटिव नई-नई चीज़ें बनाने की मेरे को शुरू से इच्छा थी और 12वीं के बाद मैंने नेशनल काउंसिल का होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस टेस्ट दिया। लकीली उसमें मैं क्वालीफ़ाई कर गया, तो मैंने आईएचएम भुवनेश्वर जॉइन किया था सन 1990 में हुँ। और 90 टू 93 मैंने वहीं पे अपना कोर्स पूरा किया। 93 में मैं पास आउट किया। पास आउट होने के बाद मैं दिल्ली आया एंड दिल्ली में मैंने एम्बेसडर स्काईचेफ नाम का यूनिट है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैटर करती थी, वहाँ मैंने जॉइन किया एज़ अ ट्रेनी शेफ़ द पार्टी। वहाँ का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। नई-नई चीज़ें, बॉन्डेड चीज़ें, इम्पोर्टेड चीज़ें एंड इतना वैरायटी मतलब एक छोटे शहर से आके बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड 10 साल तो पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। फिर लगने लगा कि थोड़े से जैसे शादी हो गई, तो फैमिली डिमांड्स भी आने लगे और इंडस्ट्री में उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मतलब जाने का टाइम होता था, वापस आने का टाइम नहीं होता था एंड पैशन से करते थे तो कभी मतलब फैमिली ही सफ़र करती थी, हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। फिर एक मौका मिला कि चलो एकेडमिक्स में किया जाए, थोड़े अपने क्वालिफ़िकेशंस भी एनहांस किया जाए। क्यों इंडस्ट्री में तो इतना थक जाते थे कि घर जाके वापस से पढ़ाई करने का स्कोप ही नहीं था। तो मैंने मेरा पहला एकेडमिक एक्सपोज़र रहा बनारसी दास चांदी वाला। तो वहीं पे बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने अपना मास्टर्स किया और तो अगला सवाल मेरा यही है कि जैसा कि आपने बताया कि आईएचएम भुवनेश्वर से आपने पढ़ाई की, तो आईएचएम भुवनेश्वर से लेकर के आपने पीएचडी की भी डिग्री की। तो ये जो सफ़र रहा है, ये कैसा रहा था आपका सफ़र? और क्या इस सफ़र के बीच में कोई ऐसा मोड़ जहाँ पर आपकी सोच बदल गई हो? हर थोड़े समय में सोच तो बदलती रहती है। अब जैसे हम लोग जब मैंने होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तब हमें ये पता था कि एक फूड फेस्टिवल हुआ करता था, जो कई सालों से नहीं हुआ था। तो हमारी बैच के बच्चों ने ठान लिया कि इस साल हमें करना ही है। तो वो और हर जगह आपको चैलेंजेस दिखते हैं, चैलेंज से कुछ लोग घबरा जाते हैं, बट चैलेंज को एक्सेप्ट करके अगर हम उसके अंदर थोड़ा और घुसते हैं, तो उसमें अपॉर्च्युनिटी खूब सारी नज़र आती है। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा फूड फेस्ट में, तो टिकट बेचने से लेके वैरायटी ऑफ खाना बनाने का एंड वी वर इन प्रॉफिट्स और वो करीब 5 साल बाद हमारे बैच ने किया था। तो एक कर गुज़रने की वो एक जुनून हो गई थी, जो इंडस्ट्री में और उसको मोटिवेशन मिला। बट फिर वही लगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके कब तक रहें, तो थोड़ा-सा और इवॉल्व किया जाए एंड जनरली वहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब दिक्कतें जो आती है वो बाहर वालों को पता ही नहीं। तो जो दिक्कतें मैं फेस कर रहा हूँ, उसपे अगर मैं थोड़ा-सा एनालिसिस करूँ, थोड़ा रिसर्च करूँ, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे ब्रेक थ्रू आइडियाज़ पेश किया जा सकता है जो आगे चल के काम आएगा। तो यही सोच के साथ मैंने अपना एकेडमिक में बदला एंड एकेडमिक्स में जाने से एक फ़ायदा ये था कि यंग लोगों के साथ हमारा काम था।
तो उनकी एनर्जी हमें भी एनर्जेटिक कर देती है। बिल्कुल। हाँ। सर, तो जैसा कि अभी आपने फूड एग्जीबिशन का ज़िक्र किया, हमारे स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म वाले बच्चों ने भी, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी फूड एग्जीबिशन लगाया था, उसको आपने जॉइन किया होगा, तो वो फूड एग्जीबिशन आपको कैसा लगा? मैं ज्वाइन किया, मैंने तो चखा भी एंड मैंने ये बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को भी देखा जो जिन्होंने स्टॉल लगा के इतने अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ एंड बड़े रीजनेबल रेट में बेच रहे थे। तो ये एक जो है ना, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे हम कहते हैं, मतलब किताबों से हट के हटकर। जो आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली जो आप कर रहे हैं, तो वो आपको जिंदगी में बहुत दूर लेके जाएगी। हाँ, यहाँ पे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अलग-अलग देशों के भी वहाँ के जो फेमस है, जैसे बकलावा हो गया, अलग-अलग देश के स्वीट्स, वहाँ के जो फूड्स हो गए, वो भी यहाँ पर बनाया था। एंड बड़े इंटरेस्टिंग बने थे, मतलब टेक्सचर स्वादिष्ट। वाइज, अंदर स्टफिंग वाइज। और मैं क्योंकि अपने आप को लिमिटेड नहीं रखता हूँ कि सिर्फ वेज ही खाऊंगा, तो मैंने तो सारे ट्राई किए एंड बड़े अच्छे से ट्राई किए। देखिए अभी इतना कि अभी भी मतलब उबकाई आ रही है, इतना ज्यादा फुल हूँ। तो इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस एंड बच्चों का एनर्जी देख के मेरे को तो बहुत अच्छा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सर, जैसा कि आपने शुरुआत की अपने करियर का एक प्रोफेशनल शेफ से लेकर के, फिर बाद में वो प्रोफेसर, ये शिफ्ट कैसे? देखिए जब जब मैं इंडस्ट्री में था तो हर साल हमारे पास ट्रेनीज आते थे कॉलेजेस से। तो हम ये सोचते थे कि ये कॉलेज में कुछ सीखते नहीं है क्या। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में एक बड़ा गैप नजर आता था। तो फिर जब मैंने सोचा कि चलो अब ओवर ए डिकेड मेरा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो गया, तो इफ आई टर्न टू एकेडमिक्स, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रीचिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिसिंग। तो जो मैंने प्रैक्टिस किया वो मैं अगर बच्चों को एज ए कोच सिखाता हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम कलनरी वर्ल्ड की बात करते थे तो वहाँ पे सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता। जब तक उसको हम अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट ना बनाएं, एंड प्रोडक्ट बनाना भी शेफ के लिए ऐसा है कि लोग उसको देखेंगे, सूंघेंगे, मतलब देयर इज नो कर्टन। अब बिल्कुल आर पार, अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है। एंड शेफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आप 100 लोगों को खिलाओ तो 100 लोगों को वो डिश नहीं पसंद आएगा। ट्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि इसमें क्या कमी रहेगी, ताकि एक अगली बार द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आज अगर मुझे मैंने जो बनाया है उसमें अगर कोई कमी मुझे समझ आया, अगली बार के लिए वो बेटर करने का ऑप्शन रहता है। एंड दैट इज हाउ इट मैंने हेल्प्स यू एक्सेल इन लाइफ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी सर एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं, हरियाणा में। तो सर, बच्चों को पढ़ाना आपको कैसा लगता है? उनके साथ मतलब जो शेफ़ का एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, अब बच्चों के साथ उनको मिलकर उनको पढ़ाना, दोनों का एक्सपीरियंस, मतलब आपको कैसा लगता है ये? देखो जी, जब बच्चे के जब जूते का साइज आपके साइज का हो जाता है तो उनको हम पढ़ा नहीं सकते, तो इट इज इम्पॉसिबल टू टीच। इसीलिए हमें स्कूल में टीचर कहते थे, यहाँ प्रोफेसर कहते हैं। तो यहाँ एक पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ता है। एंड आजकल जेन जेड के साथ ये बड़ा चैलेंज है कि अगर आप की डिलीवरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी ना, तो वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी लोग यूट्यूब में वीडियो देख लेंगे, चैट जीपीटी और एआई, हर जगह से इंफॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है। हमारे ज़माने में अलग बात थी कि हमें किताबों के पीछे भागना पड़ता था, वेट करना पड़ता था कि लाइब्रेरी में कब लौट के आएगी, लेंगे। तो आजकल इंफॉर्मेशन है, तो जब जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। एंड इसमें बेस्ट तो वही है कि आप जब हैंड्स ऑन कोई चीज़ सिखाते हो, किताबों से हट के कुछ डिलीवरी देते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अभी जैसे हमारे स्टूडेंट्स को हम हमारे कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग में स्पेशलाइज करते हैं, तो उनके साथ हम बच्चों को भेज देते हैं। एक वेडिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ क्या क्या, मतलब राइट फ्रॉम रिसीविंग द गेस्ट इन द एयरपोर्ट टू एक्सप्रेस चेक इन द होटल, एंड उनका जो पूरा जितने दिन की आइटनरी है उनको सही प्रॉपर तरीके से उनका देखभाल हो, एंड किसी भी चीज़ को मांगना ना पड़े। मतलब गेस्ट के दिमाग में क्या है वो बच्चों को पहले ही समझ में आना चाहिए। तभी हम आजकल गेस्ट सेटिस्फेक्शन का मतलब नहीं है, आजकल कस्टमर डिलाइट की बात करते हैं। तो जब तक हम सामने वाले का माइंड पढ़ के उनके हिसाब से हम डिलीवर नहीं करें तो फायदा नहीं है। तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है, हमारे बच्चे उदयपुर में भी गए हैं एंड बड़े अच्छे अच्छे होटल, जो आइकॉनिक प्रॉपर्टी लेक पैलेस, ताज लेक पैलेस उदयपुर और लीला, तो ऐसे प्रॉपर्टीज में जब काम करते हैं तो वहाँ के जो एक्सपीरियंस लोगों से काम करते हैं तो उनको समझ में आता है कि आगे फ्यूचर में वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज वही है कि घोड़ों को अगर मैं एक बंद जगह में ट्रेन करूँ तो रेस के लायक तो वो बनेंगे नहीं। बनेंगे नहीं, बिल्कुल। सर, आपका जो पीएचडी का टॉपिक था वो बहुत ही दिलचस्प था।
स्पिरिचुअल थॉट्स और एचआर पॉलिसीज़, ये दोनों को जोड़ने का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये तो मैं क्रेडिट दूंगा मेरे गाइड को, क्योंकि एक्चुअली मैं कलनरी बैकग्राउंड से था, बट एकेडमिक्स में जाने के बाद अब कभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने टूरिज्म पढ़ाना शुरू किया, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में भी, अभी मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा सा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का जो एंगल है वो न तो मिसिंग थी। तो ये किसी भी, अगर हम देखें एक इंसान को मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और उसमें एचआर पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे भगवत गीता है, ये इसको हम हार्मेन्यूटिक्स कहते हैं। तो इसमें गीता में आप देखेंगे तो लाइफ के हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। तो इवन एचआर पॉलिसीज़ या जो टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब भी है वहाँ पे। तो मैंने उसी के आधार पे होटल्स में ये स्टडी किया। अब थोड़ा-सा हम लोग पर्सनल पे जाते हैं कि आप खुद भी कभी-कभी किचन में जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ, क्लास या किचन? किचन। किचन। तो किचन में क्या है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कुकिंग। अब एक खाना को बनने के लिए एक टाइम लगेगा, तो उस दौरान हम थ्योरेटिकल इनपुट्स भी देते रहते हैं। क्यों अभी अगर को खाली माने मुँह बंद करके कुकिंग करते रहें, तो फिर वहाँ पे भी बच्चे बोर हो जाएँगे कि यार ये बहुत टाइम लग रहा है। तो उनको भी एंगेज रखना पड़ता है। तो कुकिंग करते हुए भी आप बहुत चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं उनका क्या रेलेवेंस है, क्या एप्लीकेशन है, वो भी हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक टेस्ट भी हो जाता है कि बच्चे आपको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या फिर खाली एग्जाम के टाइम ही पढ़ के आते हैं। सर, आखिरी में हम बात करेंगे, आपको ये ईडी फ्लैकेन अवार्ड भी मिल चुका है। तो इसके पीछे की कहानी क्या थी? ये अवार्ड आपको किस चीज़ के लिए मिला था? सर इसमें मेरे एक फ्रेंड ने वो बोला था तू अपना नॉमिनेशन भरो, तो मैंने नॉमिनेशन भरा, बट जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट तो बिल्कुल रहा है, मेरे जो मेंटर्स रहे हैं जिन्होंने मेरे को अब तक गाइड किया है उनका भी सपोर्ट रहा है, बट इसमें सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस दूंगा मेरे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मेहनत तो अपने लिए किया बट उसका फल मुझे मिला। तो ये रिकग्निशन मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की। तो ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अमन यादव विद वीडियो जर्नलिस्ट सात्विक जायसवाल, AFT 24/7 नोएडा।